वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया और ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम्स। ड्रेनेज सिस्टम होते क्या है, वाटरशेड क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। उसके बारे में आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज जो है वो पानी का बहाव है, ठीक है। और देखो, अगर कोई एरिया होता है तो वहां से सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा, जितनी भी वहां पर छोटे छोटे आपके स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, और उसके बाद क्या होगा कि सारा पानी जो है ये एक मेन चैनल में चला जाएगा और फिर सारा पानी इकट्ठा होकर किसी समुद्र वगैरह में जाके गिर जाएगा। ये जो सारा सिस्टम है किसी एरिया का, इसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। आप एक फनल समझिए। फनल क्या होता है? फनल जो है, जिस तरह से फनल जो है वो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन देता है, उसी प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वहां पर जो वाटर अवेलेबल है उस एरिया में उसको एक डायरेक्शन देगा और सारे का सारा जो है उसको इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में लेकर जाएगा। The drainage system is a system of rivers which is spread over a particular area with specific water capacity. ये एक क्षेत्र में फैला होगा, ठीक है। हम कहेंगे बाकायदा कि ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, ये नर्मदा का ड्रेनेज सिस्टम है, ये ताप्ती का ड्रेनेज सिस्टम है। और the area drained by a single river system is called drainage basin. उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन के और भी नाम है, जैसे कि कैचमेंट, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट बेसिन, ड्रेनेज एरिया और रिवर बेसिन। ये देखो, आपको एक डायग्राम में बताती हूँ। डायग्राम में देखो, यहाँ से हमारी नदी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद नदी जो है वो नीचे जाती है। ये नदी का अपर कोर्स है। जब अपर कोर्स होता है तो यहाँ पर देखो वो पहाड़ों से स्टार्ट हुई है तो स्लोप थोड़ा हमारा ज्यादा है, नदी तेज गति से बहेगी। फिर मिडिल कोर्स में आ जाती है। वो मिडिल कोर्स में आने के बाद फिर फाइनली वो प्लेन में एंटर करती है। फिर अब इस तरह से उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग आउट होती है, फाइनली सी में जाके गिरती है। ये जो है ये वाटरशेड है। वाटरशेड का मतलब होता है एक ऐसा रेज्ड एरिया जो दो नदियों के पानी को मिलने नहीं देता। इस तरफ अगर कोई नदी स्टार्ट होती है तो जाहिर सी बात है इस तरफ बहेगी। तो ये जो रेज्ड एरिया है ये वाटरशेड कहलाता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियां। एक छोटी नदी जो एक बड़ी नदी में जाके गिरेगी उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ये सारा ड्रेनेज बेसिन है जहां जहां तक इस नदी का पानी जाएगा। कॉन्फ्लुएंस देखो, कॉन्फ्लुएंस भी यहां पर आपका दिया होगा। ये हमारा कॉन्फ्लुएंस है जहां जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी मिलेगी मेन नदी में, उसको हम कहते हैं। और ये जो है हमारा डेल्टा, दिस इज नोन एज द डेल्टा। ओके, नंबर 2 जो यहां पर दिया आपका डेल्टा। नदी जो है समुद्र में गिरने से पहले, देखो जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो उसमें पानी कम हो जाता है, लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। नदी के अंदर जो चीजें वो अपने साथ कैरी करती है वो लोड होता है। जब लोड ज्यादा होगा तो नदी का फ्लो कम होगा। जब फ्लो कम होगा तो वो चीजों को पीछे डिपॉजिट करने लगेगी। ये सारे का सारा हमारा डेल्टा है। अपर कोर्स जहां पर नदी की शुरुआत हुई, मिडिल कोर्स ये सेंट्रल पोर्शन है नदी का, और ये फाइनली उसका लोअर कोर्स। ड्रेनेज सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, अब नदी किस दिशा में बहेगी, कितना पानी होगा, ये सब चीजें जो है नदी के बारे में ये किन पर डिपेंड करेंगी। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, कि कितना समय हो गया है उस नदी को। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, वो किस प्रकार की रॉक्स के ऊपर बह रही है। मान लीजिए सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर बह रही है तो वो कटाव ज्यादा करेगी, नदी और ज्यादा गहरी होगी। लेकिन अगर वो हार्ड रॉक्स के ऊपर बह रही है तो फिर वो पानी जो वाटर से आपका इरोजन होता है वो ज्यादा नहीं होगा। फिर हमारा टोपोग्राफी, स्लोप। स्लोप का मतलब है ढलान कितनी है। अगर खड़ी ढलान है तो जाहिर है नदी जो है वो ज्यादा तेज गति से बहेगी। अमाउंट ऑफ वाटर, नदी में पानी कितना है। फिर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लोर, ये सभी चीजें जो हैं ये ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर अच्छा खासा असर डालती हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जो वर्ल्ड की हमारा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो अमेज़न रिवर का है। याद रखना, बहुत बारी सिंपल से क्वेश्चन में भी आप फंस जाते हैं। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सी नदी है जो मैक्सिमम एरिया आपका कवर अप करती है अपनी सहायक नदियों के साथ? वो आपकी अमेज़न रिवर है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हमारी गंगा रिवर है। ये देखो, मैं आपको गंगा का रिवर बेसिन दिखाती हूँ। गंगा का रिवर बेसिन देखो, अगर ओवरऑल पूरे मैप में देखो तो यहां पर ये पूरे का पूरा हमारा गंगा और उसकी सहायक नदियों का असर इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये देखो गंगा नदी है, यहां पर आपके उत्तराखंड से स्टार्ट हो गई और फिर इस तरह से ये बहती हुई आती है नीचे, और यहां पर फाइनली गंगा और यमुना जो है ये मिलती हैं इलाहाबाद में। इस तरफ से आपकी यमुना आती है। ये देखो दोनों साथ साथ काफी लंबे समय तक बहते हैं। और ये जो बीच का पोर्शन है यमुना और गंगा नदी के बीच में, जहां मैंने ए लिखा है, ये
एक्सट्रीमली फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुराने जमाने में आपके सल्तनत के पीरियड में, मिडीवियल इंडिया के पीरियड में, जब अकबर वगैरह हुए, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये हाईएस्ट टैक्स पेइंग एरिया हुआ करता था क्योंकि एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड था। अब इधर देखो यमुना में, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टोन्स, बेटवा, सिंध, चंबल। और चंबल की सहायक नदियां हैं यहां पर देखो प्रभाती, काली सिंध और बनास। सहायक नदियां जो हैं वो मेन नदी में गिरती हैं, फिर ये जो चंबल है ये यमुना में गिरती है। दो टर्म्स और बताना चाहूंगी आपको यहां पर, एक है हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी और एक है हमारी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो होती है वो नदी डायरेक्टली फ्लो करेगी मेन रिवर में, जैसे यमुना जो है गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होती हैं वो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, अब इधर देखो इस तरफ से भी गंगा की काफी सारी सहायक नदियां जुड़ती है गंगा के साथ। गोमती इस तरफ से जुड़ती है, गोमती के किनारे लखनऊ शहर स्थित है। घाघरा यहां से आई, शारदा यहां से आई, गंडक यहां से आई, इधर सोन नदी है, रिहांद नदी, कोसी नदी, और फाइनली हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी होती है एक छोटी नदी जो जाकर एक बड़ी नदी में गिर रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी को आप याद रखना वर्ड डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वितरण करना, किसी चीज को बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटरी एक ऐसी नदी होती है जो बड़ी नदी से निकलती है, तो हुगली जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। इधर देखो दामोदर नदी भी है, ये सारे का सारा। और फाइनली यहां से फिर गंगा कहां एंटर करती है? गंगा एंटर करेगी बांग्लादेश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत में। ऐसे ही थोड़ा इसको गंगा मैया कहते हैं, पूजी भी जाती है। इसका जो पानी है वो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये गंगा का रिवर बेसिन है। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ओके, वाटर डिवाइड आपको बताती हूं क्या होता है। वाटर डिवाइड कोई भी एलिवेटेड एरिया होता है, जैसे कि कोई माउंटेन हो सकता है, कोई अपलैंड हो सकता है, कोई प्लेटो हो सकता है, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स के पानी को आपस में नहीं मिलने देता, और इसको कहते हैं हम वाटर डिवाइड। जैसे जो अंबाला है वो एक रेज्ड पोर्शन है, ओके, एज इन कंपैरिजन टू द रेस्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जो अंबाला है वो गंगा नदी के पानी को, गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी को सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी से नहीं मिलने देता, तो अंबाला जो है वो वाटर डिवाइड है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो वाटर डिवाइड है। इसको न सिर्फ हम वाटर, पानी डिवाइड, विभाजन, तो पानी का विभाजन कर रहा है ना। तो कोई भी उच्च क्षेत्र जैसे कोई पहाड़ी या उच्च भूमि जो किन्हीं दो अपवाह द्रोणियों को विभक्त करती हो उसे हम जल विभाजक कहते हैं। It is also called drainage divide. Water divide is usually a ridge or a high platform. ये देखो एक आपको पिक्चर के थ्रू समझाती हूं। मान लीजिए कि इस तरफ हमारी कुछ नदियां हैं जिसको हम बेसिन बी कह रहे हैं, इधर हमारी कुछ नदियां जिसको हम बेसिन ए कह रहे हैं, और बीच में इस तरह का आपका कोई हाई रेज्ड पोर्शन आ गया। अब हाई नदियां तो हमेशा नीचे की ओर बहेंगी, ऊपर की ओर तो बहेंगी नहीं, तो इसलिए ये जो रेज्ड पोर्शन है, अगर यहां बरसात होगी तो कुछ पानी इस तरफ जाएगा, रन ऑफ, जिसको यहां पे लिखा हुआ है सरफेस रन ऑफ, और कुछ पानी इस तरफ जाएगा। ये वाला जाकर आपका बेसिन बी में मिल जाएगा और ये बेसिन ए में मिल जाएगा। तो ये जो रेज्ड माउंटेन है इसने काम किया है एज द वाटर डिवाइड। ठीक है, वाटर डिवाइड। भारत में 4 प्रमुख वाटर डिवाइड हैं। भारत में 4 प्रमुख वाटर डिवाइड है, आप इनको अच्छे से याद रखना। एक तो है हमारा अरावली, वाटर डिवाइड फॉर लूनी रिवर है ये। दूसरा है हमारे हिमालयाज, ये वाटर डिवाइड फॉर इंडस रिवर है। फिर है हमारे सतपुरा और विंध्या रेंज, ये वाटर डिवाइड फॉर नर्मदा एंड तापी रिवर है। और उसके बाद है हमारे वेस्टर्न घाट्स जो कि वाटर डिवाइड है फॉर पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, आप याद रखना ये चारों पॉइंट्स। अब मैं आपको एक मैप के थ्रू दिखाती हूं कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। ध्यान से देखो, आपको यहां पर एक ये डॉटेड लाइन नजर आएगी, मैंने आपको रेड पेन से दिखाती हूं। ये देखो यहां पर आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन है यहां पर आपके माउंटेन्स हैं, और ये भारत के लिए जो नदियां हैं भारत की, उनके लिए वाटर डिवाइड का काम करते हैं। अब ये यहां पर हमारी अरावली है, तो इधर की नदियां इधर रहेंगी, इधर की नदियां इधर रहेंगी, राइट। सिमिलरली हमारा यहां पर अगर आप देखें, ये अरावली की एक्सटेंशंस वगैरह है, यहां पर हमारा अंबाला पड़ेगा, तो इसके इस तरफ सारा गंगा का सिस्टम है, और इसके ऊपर जो है वो हमारा सिंधु नदी का सिस्टम है। आप नीचे आ जाइए, ठीक है, ये देखो यहां पे लिखा है मेन वाटरशेड। अब यहां पर इन दोनों के बीच में हमारी नर्मदा और तापी हैं,
ठीक है। तो नर्मदा और तापी के बीच में जो हमारे सतपुरा और विंध्या रेंजेस हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। और फिर फाइनली आप देखो इस तरह से बेंड होकर ये हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न नर्मदा और तापी ये जो हैं ये अरेबियन सी में गिरती हैं। अब इधर जितनी भी रिवर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केरल की पेरियार रिवर है, वो भी आपकी इस दिशा में बहती है, क्योंकि नदी जो है वो वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके दूसरी ओर नहीं बह सकती। और जो बाकी सारी नदियां हैं वो इस ओर बहकर आपके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं। तो ये जो माउंटेन चेन्स मैंने आपको दिखाए, अरावली, आपके वेस्टर्न घाट्स, सतपुरा, विंध्यास, ये सभी जो हैं ये भारत में वाटरशेड का काम करते हैं, यानी कि ये नदियों के पानी को सेपरेट करने का काम करते हैं, उनका विभाजन करने का काम करते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिवर बेसिन एंड वाटरशेड। अब रिवर बेसिन और वाटरशेड में अंतर क्या है, नदी द्रोणी और जल विभाजक में अंतर क्या है। दोनों ही रिवर बेसिन, बोथ रिवर बेसिन्स एंड वाटरशेड आर एरियाज ऑफ लैंड दैट ड्रेन टू अ पर्टिकुलर बॉडी, लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड एस्चुरी। देखो गंगा नदी का जो पूरा ड्रेनेज बेसिन है उसके अंदर बहुत सारे वाटरशेड्स हो सकते हैं। वाटरशेड ऑफ यमुना रिवर हो सकता है, वाटरशेड ऑफ चंबल हो सकता है, वाटरशेड ऑफ गंडक रिवर हो सकता है। द term watershed is used to describe a smaller area of land that drains into a smaller stream, lake or wetland. There are many smaller watersheds within a river basin. एक पूरी नदी द्रोणी के अंदर आपके काफी सारे watersheds हो सकते हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज के पानी को डिवाइड करने का काम कर सकते हैं। रिवर बेसिन, अब मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ। मान लीजिए रिवर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारी मेन रिवर है जिसको डार्क ब्लू कलर से दिखाया गया है, और यहाँ पर इस तरह से आकर ये समुद्र में गिर रही है। ये ट्रिब्यूटरी है रिवर की जो इस तरफ से आ रही है, ये और ट्रिब्यूटरी है जो दूसरी तरफ से आ रही है। ये कॉन्फ्लुएंस है, कॉन्फ्लुएंस का मतलब है ट्रिब्यूटरी जो है वो मेन रिवर में मिल रही है। ये फ्लड प्लेन है रिवर का। फ्लड प्लेन क्या होता है, फ्लड प्लेन जो है वो नदी के आसपास वाला क्षेत्र होता है जो मेनली रिवर सेडिमेंट से ही बना होता है, और जब नदी में पानी ज्यादा होता है जैसे कि मॉनसून सीजन वगैरह हुआ तो इस एरिया में बाढ़ आती है। जहां तक आपकी बाढ़ का पानी फैलेगा वो सारे का सारा आपका फ्लड प्लेन कहलाता है, ठीक है। और फाइनली ये क्या है, ये हमारा माउथ ऑफ द रिवर है, जहां नदी का अंत होता है समुद्र में जाकर, उसको हम माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये देखो यहां पर बीच में कोई माउंटेन वगैरह है, तो ये आपका काम करेगा टू डिवाइड द वाटर ऑफ द मेन रिवर, और इस एरिया में नदी का पानी जो है यहां पर मेन रिवर से सेपरेट हो रहा है, तो ये वाटरशेड है। तो एक बड़े पूरे सिस्टम के अंदर काफी सारे आपके वाटरशेड्स हो सकते हैं। Difference between river basin and watershed. Catchment of large rivers are called river basins, while those of small rivulets are known as watershed. Watersheds are smaller in area, while जो basin है वो काफी large area को cover करेगा. River basins and watersheds are marked by unity. देखो नदी में अगर मान लीजिए पूरा रिवर बेसिन है, मान लीजिए कि चंबल नदी में पानी ज्यादा हो जाता है, तो क्या उसका असर गंगा नदी पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि चंबल का असर आपकी यमुना पर पड़ेगा, क्योंकि वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना में अगर पानी ज्यादा होता है तो अल्टीमेटली यमुना कहां जाकर गिर रही है, वो गंगा में गिर रही है। तो ये पूरे का पूरा जो सिस्टम होता है इट इज यूनाइटेड, ऐसा नहीं है कि एक हिस्से का असर दूसरे पे नहीं पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द बेसिन और वाटरशेड इज गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट एंड द यूनिट एज अ होल. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso and macro planning figures. अब हम बात करते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स की। अभी तक हमने क्या किया, हमने एग्जैक्टली जाना कि वाटरशेड क्या है और रिवर बेसिन वगैरह क्या है, फ्लड प्लेन क्या है। अब मैं बात करती हूं अलग अलग प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न्स की। क्या सभी नदियां सीधी बहती हैं, सभी नदियां जो हैं वो सर्पेंटाइन बहती हैं, उनका ड्रेनेज पैटर्न क्या है, उनके बहने का स्टाइल क्या है। देयर आर वेरियस पैटर्न्स विच आर फॉलोड बाय द वेरियस रिवर बेसिन इन अकॉर्डेंस विद देयर वाटर कैपेसिटी एंड फ्लो पैटर्न। यहां पर इनके नाम दिए गए हैं, कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। डेंड्रेटिक, जिसको हम वृक्षवत कहते हैं, तो वृक्ष से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का होगा, हालांकि मैं आगे विस्तार पूर्वक करूंगी। ट्रेलिस को का हिंदी में नाम है जाली नुमा, ठीक है। एंगुलर, कोणीय, रूट वर्ड एंगल से आया। उसके बाद है हमारा रेक्टेंगुलर आयताकार, रेडियल अरीय, एन्युलर कुंडलाकार, कुंडल मतलब इस तरह से राउंड, फिर पैरेलल समानांतर रेखाओं की तरह दो साथ साथ बहेंगे, सेंट्रिपिटल अभिकेंद्री। तो ये जो है हमारे
अगर आप इनके हिंदी में नाम पढ़ें या इंग्लिश में नाम पढ़ें, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि क्या पैटर्न होगा इसका। ओके, तो ये 8 प्रकार के हमारे ड्रेनेज पैटर्न हैं। अब हम एक एक लेकर आपके साथ डिटेल में करते हैं। ये देखो, सबसे पहले आ गया हमारा डेंड्रिटिक या डेंड्रिटिक, जिसको हम वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ये वो ड्रेनेज पैटर्न है जो कि ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को डिस्क्राइब करेगा। ब्रांचेस ऑफ अ ट्री को, शाखा किस प्रकार से होती है पेड़ में। अब देखो, ये एक इस तरह से ब्रांच निकलेगा, उसमें और शाखाएं निकलेंगी और निकलेंगी, कुछ इधर से जुड़ रही हैं, कुछ उधर से जुड़ रही हैं, इस तरह से। ये हमारा डेंड्रिटिक है। दिस इज एन इरेगुलर ट्री ब्रांच शेप्ड पैटर्न। इसमें बहुत सारी आपकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रीम्स हैं विच आर देन जॉइंड इनटू द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर। आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूं जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये देखो, ये है डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक, जिसको हमने कहा वृक्ष की तरह, ये हमारी मेन स्ट्रीम है। देख, आपको ठीक से आपसे दिखाई दे रही है कि ये हमारी मेन रिवर है। ठीक है, ये जो है ये ट्रिब्यूटरीज है, इधर से भी हमारी ये ट्रिब्यूटरी आई, तो किसी भी एंगल पर कहीं से भी वो जोड़ रही हैं। क्या आपने पेड़ों की जड़ें देखी है? पेड़ों की जड़ें किस प्रकार होती है कि आपकी मेन जड़ होती है, ठीक है, इसमें ये यहां से जुड़ रही है, इसमें कोई और भी है, इस तरह से आपकी फुल होती है। तो ये हमारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न है। A dendritic pattern develops in a terrain which has uniform lithology and where faulting and jointing are insignificant. और जो हमारी rivers of northern plains हैं, वो dendritic pattern या वृक्षाकार अपवाह का एग्जाम्पल है। आगे देखो, आगे है हमारा ट्रेलिस। ट्रेलिस का मतलब क्या था हिंदी में? जैसे मैंने आपको बताया, जाली नुमा। अब जाली क्या होती है? जाली कुछ इस प्रकार की होती है, अगर आपने देखी हो, ठीक है, जाली इस प्रकार की होती है। क्या आपने कभी देखा है लोग इस तरह की जाली लगाते हैं और कोई बेल जो होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जाली नुमा ये इस तरह का ढांचा होता है। जब जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज होती हैं एक रिवर की, व्हेन प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर and secondary tributaries join them at right angles, the pattern is known as trellis. मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की डेफिनेशन बता चुकी हूं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी वो होती है जो डायरेक्टली मेन रिवर में गिरेगी, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी वो होती है जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी में गिरेगी। जब नदी की सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही हों एवं द्वितीयक नदियां उन पर लंबवत गिरती हों तो प्रतिरूप जालीनुमा कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स ऑफ द सिंगभूम प्लेटू, वहां की नदियां। ये देखो, इस तरह से होता है आपका। ये जो मेन नदी है हमारी, ये मेन नदी है, ठीक है, ये आपकी नीचे की ओर बह रही है एक वैली में। और ये देखो, ये वाली जो है हमारी नदियां, ये ऑलमोस्ट 90, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है ये हमारी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये जो है ये ज्वाइन करती है 90 डिग्री के एंगल पर। ये 90 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करती हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक ऑल्टरनेटली मिलती हैं। जो सॉफ्ट रॉक होगी उसका इरोजन ज्यादा होगा, इरोजन ज्यादा होने की वजह से वहां पर कटाव ज्यादा है, तो फिर आपकी इस तरह से जो फ्लो करने के लिए पैसेज बन जाता है। और जो हार्ड रॉक है वो कम रेजिस्टेंट है, इसको हम कहते हैं जाली नुमा या ट्रेलिस। इसी प्रकार इस ओर से भी मान लीजिए कुछ बहेगी और फिर इस तरह से ज्वाइन करेगी, तो इसको हम कहते हैं जाली नुमा। अगला है हमारा एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोणीय अपवाह प्रतिरूप। कोणीय, एंगुलर, एंगल से आए, एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वेयर बेडरॉक जॉइंट्स एंड फॉल्स इंटरसेक्ट एट मोर एक्यूट एंगल्स देन रेक्टेंगुलर पैटर्न। एंगल्स आर मोर और लेस 90 डिग्रीज, और ये आपको मिलेंगे हिमालयन फुटहिल्स रीजन में। ये देखो, ये हमारा एंगुलर है, एंगुलर में डिफरेंट एंगल्स से ज्वाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न या फिर जिसको हम कहते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप, पैटर्न फॉर्म्ड इन विच द मेन स्ट्रीम बेंड्स एट राइट एंगल्स एंड ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल्स क्रिएटिंग रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ये अगर मेरी मेन रिवर है, इसमें जो आपकी ट्रिब्यूटरी आती है प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, वो भी 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती है, इस तरह से ज्वाइन करती है, एंगल 90 डिग्री का बनता है। और जो इसमें ज्वाइन करती है इसकी ट्रिब्यूटरी, वो भी 90 डिग्री बनाती है। तो ओवरऑल जो है उस पूरे सिस्टम में आपको इस तरह के रेक्टेंगल से आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा रेक्टेंगुलर या आयताकार। और ये विंध्या माउंटेन्स में जो नदियां हैं वो इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये है आपका रेक्टेंगुलर, ये है रेक्टेंगुलर, ये हमारी मेन रिवर है मान लीजिए, तो इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी आई वो भी जो इस तरह से ज्वाइन कर रही है, इस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो भी इस तरह से ज्वाइन कर रही है। तो आपको रेक्टेंगल्स नजर आएंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में।
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न ये कहां पर फॉर्म होता है? ये वहां पर फॉर्म होता है जहां पर जो स्ट्रीम्स हैं वो एक सेंट्रल पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में डिविएट करेंगी, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे। व्हेन द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल, नदी का जो सोर्स है जहां से वो शुरू हो रही है वो एक माउंटेन या हिल से स्टार्ट हो रही है, फिर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आपके फ्लो करते हैं, ऐसे ड्रेनेज पैटर्न को हम रेडियल कहते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा ना, रेडिएट, तो अलग अलग दिशाओं में वो निकलकर बहती हैं। ऑल्सो नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न, इसको हम अपसारी प्रतिरूप भी कहते हैं। और ये जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक माउंटेन्स। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अमरकंटक माउंटेन्स। अब अमरकंटक माउंटेन्स क्या है? ये मीटिंग पॉइंट ऑफ विंध्यास एंड सतपुराज है, और यहाँ पर नर्मदा नदी, सोन नदी, एक और नदी है जिसका नाम है जोहिला नदी, JOHILA वो, और साथ में महानदी, ये ओरिजिनेट होती हैं एंड देन दे फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेडियल पैटर्न का। रेडियल पैटर्न एक इस तरह से आपकी माउंटेन पीक होगी और उससे देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर की नदी दिख रही है, इस तरह ये ऊपर से स्टार्ट हुई और फिर इस दिशा में बह गई। यहाँ वाली जो है ये ऊपर से स्टार्ट हुई, इस दिशा में बह गई, हो सकता है कोई पीछे की ओर भी हो, स्टार्ट होगी और इस तरह से आपकी बह गई। उसी प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हुई, इधर बह गई, और एक स्टार्ट हुई और इस तरह से बह गई। तो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उससे विभिन्न दिशाओं में अलग अलग नदियां निकलकर बहेंगी। ओके, दिस इज रेडियल पैटर्न। फिर है हमारा एन्यूलर ड्रेनेज पैटर्न। एन्यूलर, अब एन्यूलर को हिंदी में कह रहे हैं वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। इन एन एन्यूलर ड्रेनेज पैटर्न streams flow a roughly circular or concentric path along a belt of weak rock resembling in plan a ring like pattern। इसमें आपको जो नदियां हैं वो इस तरह से गोलाकार डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में। जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये गोलाकार में आपकी बहेंगी। और कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? ये वो स्ट्रीम्स होती हैं जो स्लोप का डायरेक्शन फ्लो करती हैं। दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस आर फाउंड इन पिथौरगढ़ उत्तराखंड, नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। ये है आपका एन्युलर पैटर्न, जो नदी है जो आप उसको इस तरह से नजर आएगा आपको ऊपर से, जैसे मानो वो गोलाकार में बह रही हैं, एन्युलर। फिर है हमारा पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल को हिंदी में क्या कह रहे हैं? समानांतर। आपने जरूर सुना होगा समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? वो इस तरह से आपके दोनों साथ साथ चलेंगी। रिवर्स फ्लो पैरेलल टू ईच अदर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। नदियां जो हैं वो दोनों काफी लंबी दूरी तय करेंगी एक साथ बहते हुए। गंगा और यमुना का जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिखाया था, दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर बिफोर दे जॉइन एट इलाहाबाद। ये दोनों इलाहाबाद में मिलने से पहले करीबन 800 किलोमीटर आपके साथ साथ बहती हैं। द ट्रिब्यूटरीज सीम टू बी running parallel to each other in a uniformly sloping region. Rivers of Lesser Himalayas, rivers originating in Western Ghats that flow into the Arabian Sea, ये सभी इसका एग्जाम्पल हैं। ये देखो पैरेलल में क्या होता है, नदी जो है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो काफी समय तक दोनों समानांतर बहेंगी। यहां देखो ये रिवर, ऑल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। फिर है हमारी सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न, अभी मैंने आपके साथ एक रेडियल किया था। रेडियल में क्या था कि एक आपका हाई पॉइंट था, एक माउंटेन पीक वगैरह, उससे नदियां जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में बह रही थी। ये था हमारा रेडियल में। ओके, रेडियल में डोम स्ट्रक्चर्स, वोल्केनिक कोन्स, रेसिडुअल हिल्स, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं जहां पर आपका रेडियल पैटर्न डेवलप होता है। रेडियल का ठीक उल्टा है सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल को हम क्या कह रहे हैं? अभिकेंद्री। इसमें एक सेंट्रल पॉइंट होगा और नदियां डिफरेंट डायरेक्शंस से आएंगी और उसमें समाहित हो जाएंगी। इनलैंड ड्रेनेज में अक्सर ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल। व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल। स्ट्रीम्स ऑफ लद्दाख, तिब्बत एंड बागमती एंड its tributaries in नेपाल, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। इसी के क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? भारत में जो अपवाह तंत्र है, जो हमारे रिवर्स है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है? सबसे पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सी। वो कौन सी नदी की कौन से समुद्र की ओर जाकर गिर रहा है, क्या वो बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है या फिर वो अरेबियन सी की ओर जा रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड, वो कितना बड़ा एरिया जो है उसको कवर करता है। और तीसरा है हमारा मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्रोत कहाँ है, क्या वो माउंटेन्स में राइज कर रहा है, कहाँ वो एग्जैक्टली राइज कर रहा है और उसकी कैरेक्टर ट्रेट्स क्या है। तो इन तीनों पॉइंट्स के आधार पर हमने जो भारत में ड्रेनेज सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन किया है, उसको डिवाइड किया है।
अब हम इनको एक एक करके लेते हैं और इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द सी, समुद्र की ओर उन्मुखीकरण के आधार पर, ठीक है। एक तो है हमारा बे ऑफ बंगाल की ओर और दूसरा है हमारा ड्रेनेज जो है अरेबियन सी की ओर। बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, रिवर्स दैट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, इनको हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं क्योंकि ईस्ट की ओर बहती हैं। और हमारी जो 77% रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज बे ऑफ बंगाल में ही होता है क्योंकि स्लोप जो है वो उस ओर है। 77% of the drainage area of the country consisting of the Ganga, the Brahmaputra, the Mahanadi, the Godavari, Krishna etc. is oriented towards the Bay of Bengal. ये सारे Bay of Bengal की ओर झुके हुए हैं। अरेबियन सी ड्रेनेज, रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, इनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। 23% ऑफ द ड्रेनेज एरिया ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ इंडस, नर्मदा, तापी। ये ही 3 मेन रिवर्स हैं जो कि जाकर आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए इस मैप में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये नर्मदा है हमारी और ये तापी है, ये दोनों अरेबियन सी में गिरती है और यहाँ कहीं ऊपर से आपकी इंडस रिवर आकर भी आपकी अरेबियन सी में गिरती है। वरना बाकी देखो आप, यहाँ पर गोदावरी का माउथ है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर कृष्णा रिवर, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, भीमा, कावेरी रिवर, महानदी रिवर, ये गंगा और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज इधर, फिर आपके ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारी की सारी जो है ये आकर गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो ओरिएंटेशन के आधार पर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल एंड टुवर्ड्स अरेबियन सी। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड, जल विभाजक के आकार के आधार पर, ठीक है, कि जो हमारे रिवर्स हैं उनका जो जल विभाजक के आकार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द वाटरशेड, जो मेजर रिवर बेसिन्स हैं उनका जो कैचमेंट एरिया है वो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो। और इसमें हमारी 14 ड्रेनेज बेसिन्स आते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, ये हमारे मेन वाले हैं, ये हमारी सबसे बड़ी नदियां हैं। उसके बाद है हमारा मीडियम रिवर बेसिन जो एरिया कवर करते हैं, इनका कैचमेंट एरिया जो है वो 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है। इनकॉर्पोरेटिंग 44 रिवर बेसिन्स सच एज कालिंदी, पेरियार, मेघना एटसेट्रा। ओके, इसमें ये सारे आएंगे। फिर है हमारा माइनर रिवर बेसिन्स में जो कैचमेंट एरिया है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम होगा, ठीक है। और इसमें हमारी वो रिवर्स आएंगी जिनमें पानी काफी कम है, इंक्लूडिंग फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इनटू द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो किस तरह से हमने कैटेगराइज किया है, वो वाला जिनका की जो आपका कैचमेंट एरिया है वो 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है। सेकेंड कैटेगरी में 2000 से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में है और तीसरी कैटेगरी में 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम में है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, अब हमने रिवर का जो सोर्स है, स्रोत के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है। इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने बेसिकली आपको जो रिवर्स है हमारी उनको 2 कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया है, और एक है हमारी हिमालयन रिवर्स और दूसरी है हमारी प्रायद्वीपीय नदियां या फिर जिनको हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पेरिनियल रिवर्स हैं, 12 नदियां हैं, साल के 12 महीने इनमें पानी रहता है। साल के 12 महीने पानी इसलिए रहता है क्योंकि इसमें से जो अधिकतर हैं वो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई हैं जहां पर कि आपका बर्फ जमा हुआ रहता है, और फिर इसलिए गर्मी के मौसम में भी ये बर्फ पिघलती है और नदियों में पानी फुल रहता है। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी आती हैं आपकी पेनिनसुलर रिवर्स में। ये वो नदियां हैं जिनकी शुरुआत जो है, जिनका जो सोर्स है किसी माउंटेन स्नोक्लैड माउंटेन पीक में नहीं है। इनमें काफी सारी ऐसी हैं जिनमें गर्मी के मौसम में बिल्कुल सूख जाती हैं और जो बारिश का मौसम होने पर फिर से उनमें पानी हो जाता है। तो बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, रिवर टाइप्स हिमालयन रिवर्स और ये है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। अब मैं पहले बात करूंगी आपसे हिमालयन रिवर्स के बारे में, और इसमें हम 3 मेन नदियां कवर करने वाले हैं। एक है आपकी सिंधु नदी, दूसरी है आपकी गंगा और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र, हिमालयी अपवाह। इट हैज इवॉल्व्ड थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओके, फेड बाय बोथ मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ पेरिनियल रिवर्स, ठीक है।
जब बारिश के मौसम में बरसात होती है तो वो भी नदियों को फीड करती है, और इसके अलावा गर्मियों के मौसम में क्योंकि ये पहाड़ों की ऊंची चोटियों से शुरू होती हैं, हिमालय से शुरू होती हैं, तो वहां पर बर्फ पिघलती है, जिस वजह से भी नदियों में पानी साल भर रहता है। बेसिस ऑफ हिमालयन रिवर्स आर वेरी लार्ज, ठीक है, बेसिन्स ऑफ हिमालयन रिवर्स आर वेरी लार्ज। हिमालय की जो नदियां हैं उनकी द्रोणियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, और इनमें से जो अधिकतर नदियां हैं इट मेनली हैज पेरिनियल रिवर्स, साल भर उनमें पानी रहता है, ये यंग रिवर्स है, ठीक है, ये यंग रिवर्स हैं, नवीन नदियां हैं ये, ओके, बहुत पुरानी नहीं है। और साथ ही साथ जो यंग नदियां होती हैं उनकी जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं, सॉरी ये खारे पानी नहीं होगा, उनकी जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं वो काफी तेज होती हैं। यंग रिवर्स जो होती है वो अपने नीचे आने के लिए, अगर वो पहाड़ों से शुरू होती है तो नीचे आने के लिए अपना मार्ग बनाती हैं वो, और जब वो मार्ग बनाती हैं तो इरोजनल एक्टिविटीज इनकी अच्छी खासी तगड़ी होती हैं। दे कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस। A gorge is a narrow valley between hills or mountains, typically with steep rocky walls with a stream running through it. ये पहाड़ियों में तंग घाटियों का, जिनको हम गॉर्ज कहते हैं, या महाखड्डों का निर्माण करती हैं। गॉर्ज जो होता है ये क्या होता है, ये एक देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन भी दी होगी, तंग घाटी पहाड़ों या चट्टानों के बीच में स्थित एक ऐसी घाटी होती है जिसकी चौड़ाई आम घाटी की तुलना में बहुत कम होती है, जिसकी दीवारों की ढलान भी साधारण घाटियों के मुकाबले में अधिक सीधी लगे। तंग घाटियां महाखड्डे अक्सर बन जाती हैं जब कोई नदी सदियों तक चलती हुई इसी जगह से धरती में एक घाटी काट दे। तो बेसिकली जो तंग घाटियां होती हैं इनकी जो दीवारें होती हैं वो काफी खड़ी होती हैं। These rivers have long courses from the source to the sea. ये बहुत लंबी दूरी तय करती हैं। अगर मैं गंगा नदी की बात करूं कि टोटल उसका लेंथ कितना है, तो 25 किलोमीटर का लेंथ ये तय करती है, तो बहुत लंबे मार्ग को ये तय करती हैं और काफी इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी करती हैं इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर। नदियों के 3 कोर्सेज होते हैं आपके, एक होता है आपका अपर कोर्स मतलब कि ऊपर वाला रास्ता, फिर मिडिल कोर्स बीच वाला रास्ता, और फाइनली जो हमारा होता है वो आपका टुवर्ड्स द एंड है। तो डेल्टा वगैरह जब बनता है तो नदी जो है दे परफॉर्म इंटेंशनल इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेज, और इनमें बहुत सारा सिल्ट होता है, सैंड होती है, जिसको कि ले जाकर ये मिडिल और लोअर कोर्स में डिपॉजिट करती हैं। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। देखो ऊपरी क्षेत्र में क्या होता है, स्लोप पर बह रही है तो तेज गति से बहेगी, जो भी आएगा बीच में रेत मिट्टी वगैरह सब अपने साथ भाकर लेकर जाएगी। जब प्लेन वाले एरिया में ये प्रवेश करेगी तो फिर क्या होगा, फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब जो एक फ्लैट लैंड आ गया है, तो जब फ्लैट लैंड आता है तो पीछे ये सारा सिल्ट वगैरह डिपॉजिट करने लगती है। साथ ही साथ जब ये आपके मिडिल कोर्स में एंटर करती है, बीच वाले प्लेन वाले एरिया में एंटर करती है, तो वहां पर ये मियांडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, और इसके अलावा मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर प्लेन्स। मियांडरिंग क्या होती है, मियांडरिंग जो होती है ये देखो, जब यह मैदानों में प्रवेश करती है तो निष्पिणात्मक स्थलाकृतियां, समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़ के मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। मियांडर्स क्या होते हैं, मियांडर का मतलब होता है नदी जो है वो इस तरह से बहती है, सीधी नहीं बहती है, सर्पाकार, ओके। और ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, देखो जब नदी में पानी ज्यादा होता है तो नदी की ये जो मियांडरिंग वाली सिचुएशन है ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से आपकी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब नदी में पानी कम होगा तो ये मियांडर ये आपका छोटा पड़ जाएगा। काफी बार क्या होता है कि यहां पर इस तरह से एक झील बन जाती है जो गाय के खुर जैसी होती है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं गोखुर झीलें या फिर ऑक्सबो लेक्स, इस तरह की झीलें बन जाती हैं। They also have well developed deltas, जो हिमालय की नदियां हैं जिनमें कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस आती हैं, ये अच्छे खासे अपने डेल्टा बनाती हैं समुद्र में गिरने से पहले। जो सुंदरबन डेल्टा है ये लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बना हुआ है। It mainly includes the Indus, the Ganga and Brahmaputra river basins. ये देखिए यहाँ पर आपको हिमालय से शुरू होने वाली नदियां दिखाई गई हैं। ये हमारी सिंधु नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज एटसेट्रा। इस तरफ अगर आप देखें तो ये हमारी गंगा नदी है। ये गंगा और यमुना, ये कौन सा आपने किया था, हमने ड्रेनेज पैटर्न में किया था ना, ये पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है। इधर से चंबल जो है वो यमुना को ज्वाइन करती है, फिर ये गंडक, कोसी वगैरह गंगा को ज्वाइन करते हैं, और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये बेसिकली हमारी 3 नदियां हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में, इंडस, गंगा एंड Brahmaputra. Okay, these are the 3 rivers. Let's move on to the next slide.
अब मैं आपसे विस्तार पूर्वक बात करूंगी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया में इसका नाम आता है भाई इसके लेंथ की वजह से। दो देशों में बहता है ये, ओके। तिब्बत से शुरू होगा वैसे तो, और उसके बाद फिर ये इंडिया एंटर करती है सिंधु नदी JNK में, और उसके बाद पाकिस्तान जाती है। तो टोटल 3 कंट्रीज हो गई हमारी। इसको हम द सिंधु भी कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को हम द सिंधु भी कहते हैं। और ये वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन इंडिया है। जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं उसमें ये सबसे ज्यादा पश्चिम में स्थित है, ओके। टोटल एरिया कितना कवर करती है? टोटल एरिया ये कवर करती है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2,880 किलोमीटर। भारत में जिसका जो लेंथ है दैट इज 1,114 किलोमीटर। भारत में अच्छा खासा एरिया भी कवर करती है, हालांकि भारत के केवल एक ही राज्य जम्मू और कश्मीर से बहती है। अब ये शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है बोकरचू नाम के एक ग्लेशियर से, जो कि तिब्बतन रीजन में स्थित है, कैलाश मानसरोवर माउंटेन के पास। वो इसका उद्गम स्थल है। इसका उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र के कैलाश श्रृंखला में बोकरचू नामक एक हिमनद और तिब्बत में हम इसको सिंगरी खंबान, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में। आगे देखो, ये आपको दिखाया गया है इंडस रिवर सिस्टम। तो ये यहाँ कहीं स्टार्ट होती है, ओके, जब हमने इसके उद्गम स्थल के बारे में बात की। फिर इस तरह से ये JNK में आपका एंटर करती है, और इंडिया में कितना बहती है? इंडिया में इसकी जो लेंथ है दैट इज 1,114 किलोमीटर्स। ये सारा कवर करेगी। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान इस तरह से एंटर कर जाती है, और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद फिर ये पंजाब की हमारी जो 5 नदियां हैं जाकर फाइनली इसमें मिलती हैं, और फिर ये नीचे की ओर बहते हुए जाकर अरेबियन सी में गिर जाएगी। Indus River system flowing west, it enters India in Ladakh district of Jammu and Kashmir। जैसा कि हमने देखा कि सारे का सारा जो लेंथ कवर करती है जम्मू एंड कश्मीर में ही करती है। It cuts across the Ladakh range forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir। ठीक है, उसके बाद देखो it enters into Pakistan। ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, और कहां पाकिस्तान में प्रवेश करती है? नियर चिल्लर, जो कि आपके यहां पर दादरिस्तान वाले रीजन में लोकेटेड है। अब दिस सिस्टम इंक्लूड्स द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस के साथ उसकी सहायक नदियां भी आती हैं। अब हम देखेंगे वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इंडस की। वो है आपकी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलेज। ये हमारी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, ये देखो नंबर 1 हमारी इंडस रिवर है, ये इस तरह से यहां से आ रही है, ओके। ये हमारा पंजाब वाला रीजन है इंडिया का। और यहां पर अगर आप देखो नंबर 2 क्या है? झेलम रिवर। झेलम के बाद हमारी यहाँ चेनाब है, फिर हमारी यहाँ पर रावी नदी है, ब्यास और सतलज। ये सारी फाइनली जाकर सिंधु नदी को आपका ज्वाइन करती हैं, और इस तरह से फिर ये नीचे आती है, नीचे आकर अरेबियन सी में एंटर हो जाएगी। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, हमने बात की अभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम झेलम की बात करते हैं। झेलम का सोर्स कहाँ है? ये ओरिजिनेट कहाँ होती है? फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग, पीर पंजाल रेंज में, ओके। उसके बाद इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड द वुलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज। इट जॉइंस चेनाब नियर झांग इन पाकिस्तान। झेलम नदी जो है वो जाकर चेनाब को ज्वाइन करेगी, और फिर दोनों कलेक्टिवली आगे जाकर सिंधु में मिल जाएंगे। चेनाब जो है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है, और इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज 2 स्ट्रीम्स हैं, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। जब ये दोनों मिलती हैं तो ये कहलाती हैं आपकी चंद्रभागा। इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीम्स, द चंद्रा एंड द भागा, विच जॉइन एट तांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश। रावी नदी जो है ये शुरू होती है रोहतांग पास के पास, और ये कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के पास शुरू होती है। फिर ये इट फ्लोज थ्रू द चंबा वैली, ये चंबा वैली से बहती है। जॉइंस द चेनाब नियर सराय सिंधु, ठीक है, ये चेनाब से मिलती है नियर सराय सिंधु। इट ड्रेन्स द एरिया लाइंग बिटवीन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड द धौलाधर रेंजेस। रावी नदी
ये देखिए यहाँ पर आपको सारा नजर आएगा और थोड़ा क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये देखो ये सिंधु नदी आ रही है और फिर ये बार हमने बात की थी गिलगिट के बारे में, वहां से। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे बहुत सारे माउंटेन पे, ये सतलज नदी इस तरह से आपकी आ रही है, रावी, चिनाब देखो यहाँ पर आपकी, उसके बाद ये झेलम है, झेलम और चिनाब, झेलम इस तरफ से आ रही है आपकी और फाइनली यहाँ चिनाब को ज्वाइन कर रही है। फिर आगे जाकर रावी भी इसमें गिर रही है, सतलज भी इसमें गिर रही है और फिर एक जगह है आपकी पंजनाद, जहां पर की सारी की सारी जो है ये सिंधु नदी में गिर रही हैं। ये जो डार्क ब्लू कलर का आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली द इंडस रिवर, ये आपके इंडस रिवर है और यहां पर ये फाइनली जाकर अरेबियन सी में गिरेगी। ट्रिब्यूटरीज में अब रह गई हमारी ब्यास और सतलज, उनकी ब्यास सतलज वगैरह रह गए, उनके बारे में भी बात करते हैं। ब्यास जो है ये ब्यास कुंड से शुरू होती है नियर रोहतांग पास। इट फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली एंड फॉर्म्स गॉर्जेस एट काटी एंड लरगी इन द धौलाधर रेंज। इट मीट्स द सतलज नियर हरिके, ठीक है, वहां पर ये मिलती है। आगे देखो सतलज के बारे में, सतलज जो है ये ओरिजिनेट होती है इन मानसरोवर एंड तिब्बत, वहां पर इसको हम लांगचिन कंबाब के नाम से भी जानते हैं और इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स। देखो फिर सतलज और जो आपकी सिंधु नदी है दोनों पैरेलल फ्लो होंगे। हमने पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी किया था आपका और उसके बाद फिर फाइनली 400 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट एज अ गॉर्ज एट रूपर। These 5 rivers, Sutlej, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum are collectively known as Panjnad. इनको हम ये कहते हैं। Other important tributaries of Indus are Shyok, the Gilgit, the Jaskar and the Nubra. ये दूसरी tributaries हैं। ये हम ऑलरेडी आपको मैं मैप काफी बार दिखा चुकी। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं गंगा रिवर सिस्टम में, गंगा नदी तंत्र पे। अब गंगा नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर में आपकी स्टार्ट होती है नियर गोमुख इन उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जहां पर इसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं क्योंकि भगीरथ के घोर परिश्रम से तो गंगा धरती पर आई थी। तो अगर आपको थोड़ा सा पौराणिक कहानियों के बारे में आइडिया है तो भगीरथी, इसका टोटल लेंथ कितना है? इसका टोटल लेंथ है 25 किलोमीटर और गंगा बेसिन कवर्स 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इन इंडिया अलोन। ये बांग्लादेश को भी पानी देती है, राइट? भारत और बांग्लादेश में बहती है, लेकिन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि इसका जो अधिकतर एरिया है वो भारत में है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया है, भारत का सबसे बड़ा। हालांकि देखो इंडस का लेंथ इससे ज्यादा था, ठीक है ना, इंडस का लेंथ 2800 समथिंग है और इसका 25 है, तो इंडस का लेंथ इससे ज्यादा था, परंतु क्योंकि इसका अधिकतर हिस्सा भारत में है तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया है। शेयर्ड बाय उत्तराखंड में बहती है, यूपी में बहती है, बिहार में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, इन सभी राज्यों को ये कवर करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सब एरियाज को कवर करेगी। गंगा इज कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ भगीरथी एंड अलकनंदा। 2 स्ट्रीम्स हैं, एक है हमारी भगीरथी, एक है हमारी अलकनंदा। इन दोनों की जो कंबाइंड स्ट्रीम है वो कहलाती है आपकी गंगा और ये दोनों मिलती हैं आपके देव प्रयाग में, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिखाती हूं, यहां पर ये हमारी गंगा नदी है, यहां पर कहीं ये स्टार्ट होती है आपके गोमुख वगैरह से, ठीक है। उसके बाद ये इस तरह से नीचे आती है, उसके बाद आगे बढ़ती है, यहां पर गोमती इससे मिल गई, यहां पर घाघरा इससे मिल गई, यहां पर गंडक इससे मिल गई, यहां पर कोसी इससे मिल जाती है और यहां आगे देखो बंगाल में जाने के बाद गंगा से एक निकलती है जिसको हम हुगली कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरी है। फिर आगे जाकर ये बांग्लादेश को एंटर करती है, बांग्लादेश में इसको हम पद्मा कहते हैं, ओके। और फिर ब्रह्मपुत्र जो है वो भी बांग्लादेश एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। इन दोनों की जो कंबाइंड स्ट्रीम है उसको हम मेघना कहते हैं, ओके। अब इस तरफ देखो, बहुत बार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो गंगा को इस तरफ से आपकी जमुना ज्वाइन करिए, ये दोनों की दोनों 800 किलोमीटर तक आपकी कंबाइंड बहती हैं, ओके। और यहां पर अगर आप देखें सोन नदी भी जो है वो यहां पर पटना में वो गंगा को ज्वाइन कर रही है और वो भी नीचे की ओर से जा रही है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना जो एक साथ मिल रहे हैं। लखनऊ को ध्यान से देखो, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ओके। फरक्का देखो, फरक्का भी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इधर से फिर चंबल ज्वाइन कर रही है, बनास ज्वाइन कर रही है, दुनिया भर की नदियां जो है वो गंगा को ज्वाइन कर रही हैं। द गंगा रिवर सिस्टम आफ्टर मीटिंग एट देवप्रयाग इट इज नोन एज द गंगा, ठीक है। देवप्रयाग में मिलने के बाद इसको हम गंगा के नाम से कहते हैं। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड द विष्णु गंगा विच मीट एट विष्णु प्रयाग। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ द धौली एंड द विष्णु गंगा विच मीट्स एट विष्णु प्रयाग।
ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द मेनलैंड आर सोन एंड दामोदर, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द मेनलैंड आर सोन एंड दामोदर। ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय, हिमालय से आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज और इसमें ज्वाइन होती हैं, वो है आपकी गंगा, रामगंगा, गंडक, घाघरा एंड गोमती। गंगा फिर आपके बांग्लादेश एंटर करती है आफ्टर फ्लोइंग साउथ ईस्ट वर्ड आफ्टर फरक्का, और गंगा को हम बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा। फिर ब्रह्मपुत्र और पद्मा ये दोनों कलेक्टिवली मिलकर कहलाती हैं मेघना। तो मेघना किसकी कंबाइंड स्ट्रीम है, वो ब्रह्मपुत्र और पद्मा की कंबाइंड स्ट्रीम है। आगे देखते हैं, देन इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, फिर फाइनली ये आपके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है आफ्टर बीइंग डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज। हुगली जो है वो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी एक छोटी नदी जो बड़ी नदी में जाके गिरे वो होती है हमारी ट्रिब्यूटरी। ओके, अब वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे रही है बड़ी नदी को, ट्रिब्यूट दे रही है, लो मेरा भी पानी ले लो आप। और जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या करती है, अपना पानी मुझे दे दो, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, इधर उधर उसका वितरण कर दूंगी। तो जो बड़ी नदी में से छोटी नदी निकलती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। हुगली मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। जो सुंदरबन डेल्टा है हमारा, इट इज लोकेटेड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये देखिए यहां पर आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये गंगा रिवर का पूरा बेसिन है। अच्छा खासा एरिया जो है भारत का, यूपी वगैरह जो सारे का सारा कवर करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारे ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, फर्टाइल प्लेन्स। क्यों ये इतने फर्टाइल्स हैं, क्योंकि ये दुनिया भर की जो नदियां हैं अपना सिल्ट यहां पर डिपॉजिट करती हैं। आगे चलते हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। यमुना गंगा की मेन सहायक नदी है, ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुना नदी के किनारे ही तो दिल्ली स्थित है आपका, लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा, काफी लंबी दूरी तक ये गंगा के साथ साथ बहती है। ओके, और फाइनली फिर इलाहाबाद में जाकर इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड मीट्स द गंगा इन इलाहाबाद एट संगम। तो गंगा और यमुना के बीच का ये जो 800 किलोमीटर का एरिया है जहां तक ये साथ साथ बहती हैं, बहुत ही फर्टाइल एरिया। गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं चंबल, सिंध, बेटवा और केन। और गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं हिंदान, सेंगर एंड वरुण। ये हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे देखो, चंबल, चंबल की शुरुआत कहां होती है, चंबल की शुरुआत होती है मालवा प्लेटो इन मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश के मालवा प्लेटो में महू के निकट से प्रकट होती है। चंबल किस लिए फेमस है, चंबल इज फेमस फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड द चंबल रेवाइन्स। यहां पर आपको बहुत ही बुरी भूमि मिलेगी, उत्खात भूमि जिसको कहते हैं, इसके लिए जानी जाती है। जो पुराने जमाने में चंबल के डाकू वगैरह हुआ करते थे वो इसी एरिया में हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन चंबल नदी जो है हमारी वन ऑफ दोज रिवर्स है जो लीस्ट पोल्यूटेड भी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल पोल्यूटेड नहीं है, मैं ये कह रही हूं लीस्ट पोल्यूटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारी गंडक नदी के बारे में बात करते हैं। गंडक नदी, इसकी शुरुआत होती है नेपाल हिमालय से। हिमालयास को भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ओके, हिमाचल हिमालयास, कश्मीर हिमालयास, वैसे ही नेपाल हिमालयास भी हैं। वहां पर गंडक नदी की शुरुआत होती है बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। और यहां पर दो स्ट्रीम्स हैं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। ये दोनों जो हैं मिलकर बनाएंगी आपकी गंडक नदी। इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये एंटर कहां से करती है भारत में, भारत में एंटर करेगी ये बिहार में। बिहार का जो चंपारण जिला है वहां से एंटर करेगी एंड जॉइन्स द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आपको याद आया, गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। ओके, एंड जॉइन्स द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। ये देखिए, अब हम देखते हैं, यहां पर हमारी यमुना है, यहां पर हमारी गंगा है। ओके, ये देखो क्लियरली हमारी यमुना यहां पर है, और ये देखो दिल्ली में जो मैंने बताया इसके किनारे पर स्थित है। यहां से हमारी गंगा गई गोमती, फिर ये हमारी घाघरा, गंडक, गंडक जो मैंने आपको बताया नेपाल हिमालय से स्टार्ट होती है, ये हमारा नेपाल है। ये कोसी, ये सारी नदियां इस तरह से ज्वाइन कर रही हैं। और नीचे से आप देखो बनास जो है वो चंबल में गिरेगी, और ये प्रभावती चंबल में गिरेगी। बेटवा जो है ये गिरेगी आपकी यमुना में। यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, बेटवा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी ही है, केन जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अल्टीमेटली फिर गंगा नदी इन सब का पानी लेकर देखो इस तरह से यहाँ पर आपकी कितनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई, फाइनली गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा में आगे हम बात करेंगे घाघरा के बारे में। ये कहां से स्टार्ट होती है, ये माप चाचुंगो हिमनिद से निकलती है और मीट्स गंगा एट छपरा।
छपरा भी बिहार में है। उसके बाद कोसी नदी, इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से। उसके बाद ये सेंट्रल हिमालयाज को क्रॉस करेगी। आफ्टर क्रॉसिंग द सेंट्रल हिमालयाज इन नेपाल, इट जॉइंड बाय सोन कोसी फ्रॉम द वेस्ट एंड तमूर कोसी इन द ईस्ट। रामगंगा की शुरुआत होती है गढ़वाल हिल्स नियर गरसाई से और इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नजीबाबाद एंड जॉइंस गंगा नियर कन्नौज। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की। इसके अलावा गंगा की एक और ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को हम सॉर ऑफ बंगाल कहते हैं क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ पर काफी बाढ़ वगैरह आती थी जब तक इसके ऊपर बांध नहीं बनाया गया था। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्टेड डैम्स इन इंडिया है। इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली एंड फाइनली ड्रेन्स द हुगली। शारदा नदी या सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या शहर बसा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है मिलम ग्लेशियर से जो कि नेपाल हिमालयाज में है और वहां पर हम इसको गोरी गंगा के नाम से जानते हैं। ओके, अलोंग इंडो नेपाल बॉर्डर, वहां पर इसको हम काली अथवा चौक के नाम से भी जानते हैं, वेयर इट जॉइंस घाघरा। महानंदा की शुरुआत होती है दार्जिलिंग हिल से। इट जॉइंस गंगा एज इट्स लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन द वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हमने गंगा के बारे में विस्तार पूर्वक बात की, गंगा की सभी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां जाकर गंगा में मिलती है वो सब कुछ हमने कवर अप किया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र राइजेस फ्रॉम, यहां पर देखो चमंगयुंगडंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक। तो आप देख रहे हो कैलाश रेंज में ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट हुई, सतलज रिवर स्टार्ट हुई और साथ में सिंधु नदी भी स्टार्ट हुई है। ओके, और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 1200 किलोमीटर ईस्ट में बहेगी ऑन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत। इसको हम संगपो कहते हैं, वहां पर तिब्बत में हम इसको संगपो कहते हैं। ठीक है, 1200 किलोमीटर तक बहेगी है। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, इसकी जो लंबाई है इंडस से हल्की सी लंबी है और इसका मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। भारत में भी पूरा असम का एरिया ये कवर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, परंतु फिर भी काफी सारा एरिया जो है ये भारत से बाहर भी कवर करती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू हिमालयाज। On reaching Namcha Barwa, 7757 meters, it takes a U-turn and enters India in west of Sadia town in अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको एक बार ये दिखाते हैं, ये देखो, ये जो है आपकी नदी संगपो यानी कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से बहती हुई आ रही है आपके मानसरोवर लेक से, इस तरह से आपकी बहती हुई आ रही है। फिर यहां पहुंचने के बाद, ओके, यहां देखो आपको नजर आ रहा है आपका ये नामचा बारवा, ठीक है, यहां से फिर ये एक टर्न लेती है, मुड़ती है और उसके बाद फिर फाइनली ये इंडिया एंटर करती है। तो 1200 किलोमीटर की जो दूरी है ये तय करके आ रही है तिब्बत में। ओके, और ये जो नामचा बरवा है अच्छा खासा टर्निंग पॉइंट है इसका। ऑन रीचिंग नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न, ठीक है, वहां से ये यू टर्न लेगी, एंटर्स इंडिया। कहां पर एंटर करती है ये? सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, सादिया टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहां पर इट इमर्जेस एज अ टर्ब्यूलेंट एंड डायनामिक रिवर, बड़ी उथल पुथल वाली नदी है यहां पर, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ अ डीप गॉर्ज नियर नामचा बरवा। और उसके बाद द रिवर इमर्जेस फ्रॉम होटल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। यहां पर अरुणाचल के प्रदेश के जो लोग हैं इसको सियांग नदी या दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। It is joined by the Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होती हैं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि दिबांग नदी, लोहित नदी, दुनिया भर की ट्रिब्यूटरीज हैं और फाइनली इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र इन असम। ओके, ये मैंने आपको अभी दिखाया था। आगे चलिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद ये 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है असम में और धुबरी के पास एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी। ठीक है, देखो हमने देखा तिब्बत से आई, फिर इस तरह से टर्न लिया, पूरे बांग्लादेश उस पर पूरे असम में बहेगी, फिर नीचे जाकर आपके बांग्लादेश में एंटर करेगी और बांग्लादेश में जाकर मिल जाएगी आपकी ये गंगा नदी से। इन बांग्लादेश तिस्ता रिवर जॉइन्स इट ऑन द राइट बैंक एंड देन इट इज नोन एज जमुना। आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र को हम बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। वहां पर इसको जमुना कहा जाएगा। ओके, JAMUN ने, यमुना भी कुछ एक बुक्स में दिया गया है इसलिए यमुना लिखा गया है यहाँ पर, परंतु एक यमुना भारत में है जो कि गंगा की सहायक नदी है और यहाँ पर इसको जमुना या यमुना के नाम से जाना जाता है। फाइनली, और पद्मा किसको जाना जाता है? पद्मा हम कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में। फाइनली मर्जेस विद पद्मा एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल।
इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तिब्बत में जब ये बह रही होती है ब्रह्मपुत्र तो बहुत बड़ी विशाल नदी नहीं है जिसमें बहुत सा पानी हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि तिब्बत के ये एक ड्राई एरिया में से बहती है, इसलिए वहां पर इसमें ज्यादा पानी नहीं है। इट कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में घुसने के बाद क्या होता है, असम पहुंच गई, असम वगैरह में वहां पर आपका चेरापूंजी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है, तो यहां पर नदी में जो पानी का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हियर द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ओके, ये देखिए यहां पर आपको नजर आएगा, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ब्रह्मपुत्र नदी आने के बाद फिर देखो इसको यहां पर हम जमुना कह रहे हैं, जे लिखा हुआ है जमुना। ओके, यहां पर इसको तिस्ता नदी ज्वाइन करेगी, इधर हमारी गंगा है, गंगा को यहां पर पद्मा कह रहे हैं, फिर ये दोनों कंबाइन होंगी, मेघना कहलाएंगी। ओके, यहां पर फरक्का दिया हुआ है आपको, यहां पर आपका हार्डिंग ब्रिज है, यहां पर आपका बहादुराबाद है, बाहिराब बाजार, तिस्ता, पांडु दुनिया, इस तरह से आपको दिया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये पूरे का पूरा देखिए, इस तरफ ये जो पूरा है, ये टिल हियर, दिस इज ऑल द बेसिन ऑफ योर ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल एंड इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स। मजौली इज वन ऑफ द रिवराइन आइलैंड्स। असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो रास्ता है, उसकी नदी में बहुत सारा पानी हो गया है, नदी के बीच बीच में आपके टापू हैं। ओके, जलीय द्वीप हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टापू है, टापू के ऊपर लोग भी रह रहे हैं। तो इन टापुओं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मजौली आइलैंड। ठीक है, मजौली आइलैंड इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड्स है। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। हर साल क्या होता है, बरसात के मौसम में ये जो नदी है, अब इसके तटों से पानी इसका बाहर आ जाएगा, दुनिया भर के लोगों को आप देखेंगे टीवी पर बाढ़ में फंसे हुए हैं। ये हर साल का नजारा होता है असम और बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, उनमें नाम आता है बुरही, दिहांग और धानसरी का। और जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें नाम आता है सुवर्णसिरी, कामेंग, मानस और संकोश का। ये मेन रिवर्स हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मजौली आइलैंड है, मजौली आइलैंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है नदी के बीच में टापू है, तो मजौली जो ब्रह्मपुत्र नदी में है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा और देखते हैं। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। अब इसमें बहुत सारी सिल्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली असम में एंटर करने के बाद इसमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब वाटर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो इरोजनल एक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए इसका जो बेड है वो कंटिन्यूअसली राइज उसने काफी राइज किया है, जिस वजह से बाढ़ भी ज्यादा आती है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, इस वजह से नदी जो है वो काफी बार अपना मार्ग बदलती है। ओरिजिन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज, ये जो पेनिनसुलर ड्रेनेज है इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। हमारे 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो कि इनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला तो है सबसिडेंस ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो कॉजिंग इट्स सबमर्जेंस बिलो द सी इन द अर्ली टेरेशरी पीरियड। जो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्सा है उसमें क्या हुआ कि वो सबसाइड हो गया था और वो सी के नीचे चला गया था, नंबर 1। दूसरा है अपहीवल ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ, जिसमें आज तक आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। और तीसरा है कि हमारा जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक है, जो पेनिनसुलर प्लेटो है, ओके, दक्षिण भारत में, वो जो है पूरे का पूरा जो है उसका उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक जाना। उत्तर पश्चिम क्या हुआ, उत्तर पश्चिम हुआ हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से वो हल्का सा इंक्लाइंड हो गया आपका दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब है साउथ ईस्ट की ओर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो हमारी दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें से जो अधिकतर नदियां हैं वो जाकर आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये 3 मेन रीजंस थे जिनकी वजह से हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ।
आगे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये सदर्न इंडिया है, यहाँ पर आपको दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, यहाँ से देखो ये नर्मदा है, ये तापी हालांकि कंप्लीटली दक्षिण भारत में नहीं है, फिर नीचे आपकी गोदावरी है, कृष्णा नदी, भीमा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, कावेरी नदी जो तमिलनाडु में बहती है, ये एक ऐसी नदी है जिसमें कहते हैं करीब सारी साल पानी रहता है क्योंकि इसको रिटर्निंग मानसून से भी बारिश मिलती है, फिर महानदी, ये बहुत सारी आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं साउथ इंडिया में। पेनिनसुलर ड्रेनेज, प्रायद्वीपीय अपवाह, सबसे पहली बात तो यह है इट इज ओल्डर देन द हिमालयन सिस्टम, जो हिमालय की नदियां हैं जिसमें आपकी गंगा आती है, जिसमें आपकी यमुना आती है और उसमें आप ब्रह्मपुत्र आती है, सिंधु नदी आती है, ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये ज्यादा पुरानी हैं, ये हिमालय ही अपवाह प्रणाली से ज्यादा प्राचीन है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अधिकतर जो प्रायद्वीप में नदियां हैं ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, और जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, लूनी, लूनी तो राजस्थान में है, ये सभी जो हैं ये प्रायद्वीपीय नदियों में आती हैं। ये देखिए यहां पर अगर आप देखिए इस तरफ आपको वेस्टर्न घाट्स नजर आएंगे, वेस्टर्न घाट्स के इस ओर जो नदियां हैं वो जाकर आपके अरेबियन सी में गिरेंगी, दूसरी ओर जो नदियां हैं वो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। यहाँ देखो ये सतपुरा माउंटेन्स है, इधर इनके नर्मदा है, यहाँ पर आपकी तापी नदी है, ये गोदावरी नदी है जो जाकर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, पेन्नर जाके बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, कावेरी और इधर महानदी आपकी, और ये जो नदियां हैं इस तरफ बहने वाली है, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं ना ट्रायंगल जैसा, तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा डेल्टा बनाती हैं समुद्र में गिरने से पहले। ठीक है, तो ये है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स। A large number of peninsular rivers are seasonal. दक्षिण भारत में बहने वाली जो अधिकतर नदियां हैं वो मौसमी नदियां हैं, सीजनल रिवर्स है, साल भर उनमें पानी नहीं रहता है। As they are dependent on the rainfall, क्योंकि इनकी जो शुरुआत है, इनका जो उद्गम स्थल है, इनका जो सोर्स है वो कोई बहुत ऊंची पर्वत से ढकी हुई पहाड़ियां नहीं है, वो इनका जो जैसे हमने क्या देखा, जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स थी आपकी हिमालयन रिवर्स थी वो हिमालयाज में स्टार्ट हो रही थी, और हिमालयाज जो है उनकी जो पीक है वो स्नो कवर्ड रहती है साल भर, तो गर्मी में भी क्या होता है कि बर्फ पिघलती है और नदी में पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स के साथ ऐसा नहीं है, ये सीजनल रिवर्स है और इनका जो फ्लो है वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि इन नदियों में काफी कम पानी होता है, भले ही बहुत बड़ी नदी हो। पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं ये शॉर्टर होती हैं, ये जो आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं वो हिमालयन रिवर से लंबाई में छोटी होती हैं और हिमालयन रिवर से कम गहरी भी होती हैं एज कंपेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। Most peninsular rivers originate in Western Ghats and flow towards Bay of Bengal. अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये पश्चिमी घाटों से उत्पन्न होंगी और उसके बाद जाकर गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये एक मेजर वाटर डिवाइड का काम करते हैं बिटवीन द मेजर पेनिनसुलर रिवर्स इन अकॉर्डेंस विद द फ्लो डायरेक्शन आइदर इन द ईस्ट और वेस्ट। अब मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हमारे ना वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मेजर वाटर डिवाइड का काम करते हैं। वाटर डिवाइड क्या होता है? वाटर डिवाइड जो है एक ऐसा रेज्ड पोर्शन होता है जो दो नदियों के पानी को आपस में मिलने नहीं देता। देखो तो ये क्योंकि बीच में इस तरह से पहाड़ी इलाका आ जाता है, आपका हायर रेज्ड लेवल आ जाता है, तो इस तरफ वाली नदियां जाकर अरेबियन सी में गिरती हैं और इस तरफ वाली नदियां वो इसको क्रॉस करके तो नहीं आ सकती, तो वो जाकर आपकी गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। अब यहां देखो, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है ये एक मेजर वाटर डिवाइड का काम करेगा और इसने नदियों को डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में, और वो दो कैटेगरीज हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है जो पूर्व की ओर बहेंगी, वेस्ट फ्लोइंग का मतलब होता है जो पश्चिम की ओर बहेंगी। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में नाम आता है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और ये जो नदियां हैं दे मेक डेल्टास एट देयर माउथ्स एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी जाकर, और ये जब बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली होती हैं उससे पहले ये अच्छे खासे डेल्टास का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जिनमें नाम आता है नर्मदा, तापी का, ये दो प्रमुख नदियां हैं, ये डेल्टास का निर्माण नहीं करती हैं, इंस्टेड ये बनाती हैं एस्चुरी। ओके, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, तापी मुख्य नदियां हैं और वो समुद्र से गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
अब हम एक एक नदी लेंगे और उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं महानदी रिवर सिस्टम या महानदी नदी तंत्र के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, इसका स्रोत कहाँ है? यह रायपुर जिले में सिहावा छत्तीसगढ़ के निकट प्रकट होती है। निकट वहां छत्तीसगढ़ के निकट से वहां पर रायपुर जिले में सिहावा एक जगह है, वहां पर ये वहां के निकट से प्रकट होती है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद ये प्रवेश करती है उड़ीसा में, रन्स थ्रू उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल, और आखिरकार जाकर ये विलीन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है, इसकी लेंथ है 851 किलोमीटर्स, ये इसकी लंबाई है। और जो कैचमेंट एरिया है इस नदी का वो है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इसका कैचमेंट एरिया है। 53% जो है इसका बेसिन, रिवर बेसिन, वो मध्य प्रदेश में है, और छत्तीसगढ़ में इसका 53% रिवर बेसिन लाइज इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और जो 47% है वो उड़ीसा में है। ये सब कुछ है हमारा महानदी के बारे में। अब देखो यहां पर हम आपको महानदी का पूरा रिवर बेसिन दिखा रहे हैं। अगर यहाँ देखो महानदी का ये डेल्टा आपको नजर आ रहा है, यस, ये पूरा डेल्टा। और ये देखो यहाँ पर भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर जो है वो महानदी के किनारे स्थित है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर जो है, इंपॉर्टेंट सिटीज के किनारे स्थित है। तो ये देखिए भुवनेश्वर, ये पूरे का पूरा जो है ये महानदी का बेसिन है। गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम जो है, गोदावरी ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी, ये जो है ये सबसे बड़ी है, साइज में सबसे बड़ी है, इसलिए इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ होती है? इसकी शुरुआत और उत्पत्ति जो है वो है आपकी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी उत्पत्ति पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रिंबक पर्वत से हुई है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। इसका अंत कहां होता है? बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी नदी है, तो इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, वो सबसे बड़ा है, 3.13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ड्रेनेज बेसिन लार्जेस्ट अमंग पेनिनसुलर रिवर्स है। और नदी का जो निचला भाग है, नदी के जो लोअर रीचेस हैं, वहां पर आपकी बारिश ज्यादा होती है, जिस वजह से ये जो इलाका है ये बाढ़ग्रस्त है। इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बारिश आती है, इसलिए यह बाढ़ग्रस्त इलाका है। ये देखो आपको गोदावरी बेसिन दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें आपको बहुत कुछ नजर आएगा, पेंच, अपर वाई गंगा, वर्धा, पेन गंगा, इस तरह से काफी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपकी इंद्रावती वगैरह। और फाइनली ये जो गोदावरी है ये जाकर गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी हमारी नदियां जो बे ऑफ बंगाल की ओर बहती हैं, उनमें से अधिकतर जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अधिकतर जो है उनको फैलने की जगह मिलती है, और जब फैलने की जगह मिलेगी नदी को तो फिर वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। गोदावरी रिवर सिस्टम 49% of it lies in Maharashtra, 20% in मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड रेस्ट इन आंध्र प्रदेश। तो कौन कौन से 4 राज्यों से बहती है ये महाराष्ट्र से बहेगी, मध्य प्रदेश से बहेगी, छत्तीसगढ़ से बहेगी और आंध्र प्रदेश से बहेगी। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता और मंजरा। ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज भी देखते हैं, पेनगंगा, इंद्रावती। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ है हमारी, क्या यहाँ पर मंजरा, ये देखो जो इसकी ट्रिब्यूटरी अभी मैंने आपको बताई वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। पेनगंगा आपको नजर आ रही है, मंजरा आपको नजर आ रही है। ओके, वाई गंगा भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती है, इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती है। तो ट्रिब्यूटरीज प्लस ये नदी मिलकर अच्छे खासे एरिया, बड़े एरिया को पानी देते हैं, और लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की शुरुआत कहां पर है? सिहाद्री में महाबलेश्वर के निकट एक जल स्रोत से प्रकट होती है। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर इन सिहाद्री, कृष्णा फ्लोज फॉर 1400 किलोमीटर और बे ऑफ बंगाल पहुंचती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में तुंगभद्र नदी, कोयना नदी, घाट प्रभा, मूसी और भीमा नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? तुंगभद्र, कोयना, घट प्रभा, मूसी और भीमा, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। अभी हमने लार्जेस्ट की थी इससे पहले, गोदावरी हमारी लार्जेस्ट थी। सेकेंड नंबर पर कौन है? सेकेंड नंबर जो पर है, ये तो सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग है। आपके ईस्ट की ओर, पूरब की ओर बहने वाली सेकेंड लार्जेस्ट, ये पूरब में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया जो है,
Of the total catchment area of Krishna, 44% lies in Karnataka, 27% महाराष्ट्र और 29% in आंध्र प्रदेश। कृष्णा के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 44% कर्नाटक में है, 27% महाराष्ट्र में, 29% आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी, अब कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज देखो, भीमा इज हियर, देन वी हैव कृष्णा हियर, ओके, तुंगभद्र नदी, मालप्रभा नदी, घाट प्रभा नदी, ये अपर कृष्णा कोर्स। अपर कृष्णा जब नदी की शुरुआत हुई है, अपर पोर्शन, उसके बाद मिडिल लेवल आ जाता है हमारा मिडिल में, और उसके बाद फिर फाइनली हमारा ये लोअर वाला रीजन। और ये देखो, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कृष्णा डेल्टा, ओके, कृष्णा डेल्टा। तो कहाँ ये यहाँ पर इस पोर्शन में भारत के यहाँ पर इसका असर देखने को मिलता है, यहाँ पर इसका कैचमेंट एरिया है। कावेरी नदी जो है, इसकी शुरुआत कहां होती है? कावेरी राइजेस इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागु, कर्नाटका। कावेरी कोडगु कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। नंबर 8, इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु, और ये अधिकतर जो है तमिलनाडु में से बहती है। इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया कितना है इसका? कैचमेंट एरिया 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है। आउट ऑफ इट 3% लाइज इन केरल। केरल को देखो कितना थोड़ा सा दिया है, केवल 3%। 41% कर्नाटक में है और 56% तमिलनाडु में है। 56% तमिलनाडु में है। ये जो कावेरी नदी है, इसको रिटर्निंग मॉनसून से भी बारिश मिलती है, इसलिए साल भर इसका पानी सूखता नहीं है, इसमें साल भर पानी रहता है। तमिलनाडु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये। और इसको जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी, ये इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इट हैज लेस फ्लक्चुएशन इन द वाटर। देखो वही जो मैंने आपसे कहा कि इसके पानी में ज्यादा उलट पुलट नहीं होता, क्योंकि जैसे बाकियों का हमने देखा कि जब बारिश का मौसम होता है तब तो अच्छा खासा पानी, गर्मी के मौसम में करीब सूखी जाती हैं। इट हैज लेस फ्लक्चुएशन इन द वाटर लेवल देन अदर पेनिनसुलर रिवर्स, क्योंकि जो अपर पार्ट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, और जो लोअर पार्ट है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन से, रिटर्निंग मानसून से बारिश मिलती है, इसलिए पानी का स्तर जो है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है। इट मेक्स द सेकेंड biggest waterfall in India known as शिवा सुंदरम। कावेरी नदी पर हमारा सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है। हमारा जो फर्स्ट बिगेस्ट वाटरफॉल है वो कौन सी नदी पर है? वो हमारा कर्नाटक में बहने वाली एक नदी है, जिसके ऊपर हमारा जोग फॉल्स है, ठीक है, वो हमारा नंबर 1 है। ये जो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल है शिव सुंदरम वाटरफॉल है, और ये कावेरी नदी के ऊपर है। ये देखिए आपको कावेरी का बेसिन नजर आएगा इस तरह से। अगर आप देखें यहाँ पर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर रही है। अमरावती, न्योल, भवानी, काबिनी, यहाँ पर हेमवती डैम है, और यहाँ पर अगर आप देखें अर्कावती, मेट्टूर डैम, और ये सारा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने बात की कि केरल में इसका बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है, ओनली अबाउट 2 to 3%। नर्मदा नदी आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो जो साबरमती आश्रम था, क्या वो नर्मदा नदी के किनारे था? तो नर्मदा नदी ये गुजरात में है, ओके। इट ओरिजिनेट्स इन द अमरकंटक प्लेटो एट अ हाइट ऑफ अबाउट 1075 मीटर्स। यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, ओके, फ्लोइंग इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या इन द नॉर्थ। ये नर्मदा नदी और सोन नदी एक ही जगह से इनका सोर्स है, अमरकंटक से। याद है आपको, हमने ड्रेनेज सिस्टम में किया था कि दो नदियां अगर एक ही जगह से निकल रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? याद कीजिए। इट फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्या इन द नॉर्थ। और ये बहुत ही खूबसूरत, ओके, धुआंधार फॉल्स बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर, ओके। यह जबलपुर के निकट एक बेहद खूबसूरत झरने का निर्माण करती है। इसका कैचमेंट एरिया जो है 98,796 स्क्वायर किलोमीटर्स है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो इसी नदी पर बनाया गया है। पोल्यूशन से जूझ रही है ये नदी, ओके, वाटर काफी ज्यादा इसका पोल्यूटेड है। तो नर्मदा नदी, काफी सारे डैम्स वगैरह इसके ऊपर बनाए गए हैं, सरदार सरोवर और ये सारे। आगे चलते हैं। तापी नदी कहां पर है? तापी नदी जो है ये ओरिजिनेट करती है फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल, मध्य प्रदेश। लेंथ इसकी 724 है। कैचमेंट एरिया 651.45 स्क्वायर किलोमीटर है। 79% ऑफ दिस एरिया लाइज इन महाराष्ट्र, 15% इन मध्य प्रदेश एंड द रिमेनिंग 6% इन गुजरात, ठीक है। कहां पर है ये नदी? तापी नदी का जो अधिकतर हिस्सा है देखो कहां पर है, 79% लाइज इन महाराष्ट्र, 15% मध्य प्रदेश में है, और केवल 6% जो है वो गुजरात में है। आगे देखते हैं।
आपको तापी का बेसिन दिखाती हूँ। ये देखो जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको ये नजर आएगी बहते हुए। ओके, और फाइनली जाकर गिर जाती है ये अरेबियन सी में। तो अधिकतर पोर्शन अगर आप देखें, ये सारे का सारा नीचे वाला जो है ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है। ये देखो, ये आपको बाउंड्री लाइन यहाँ से इस तरह से नजर आ रही है ना। सो दिस इज मोस्टली इन महाराष्ट्र, और उसके बाद ऊपर थोड़ा सा पोर्शन मध्य प्रदेश में है और बाकी का आपका गुजरात में है। ये नदी हमारी तापी नदी और नर्मदा नदी काफी दूरी, ये जो दोनों हैं ये साथ साथ तय करती हैं। इनका पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम है क्योंकि दोनों समानांतर बहती हैं काफी लंबी दूरी के लिए। लूनी रिवर सिस्टम, लूनी नदी कहां पर है? लूनी जो है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान है। राजस्थान में तो नदियां ही गिनी चुनी है। इसकी शुरुआत कहां होती है? शुरुआत जो है इसकी पुष्कर के पास होती है, ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर, और वहां पर दो ब्रांचेस हैं, दो शाखाएं हैं इसकी, सरस्वती और साबरमती। ठीक है, तो सरस्वती और साबरमती दोनों जो है ये मिलती हैं और उसके बाद वी जॉइन ईच अदर एट गोविंदगढ़ एंड द रिवर कम्स आउट ऑफ अरावली एज लूनी। ठीक है, एंटायर रिवर सिस्टम इज एम्फेरल यानी कि अल्पकालिक है। ओके, तो लूनी रिवर सिस्टम जो है ये राजस्थान का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। ये देखो आपको यहां पर नजर आएगा, अगर आपको थोड़ा सा क्लियरली आप देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस एरिया को ये यहां पर पानी देती है। इसके अलावा भारत में और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, कुछ एक उन पर भी नजर डाल लेते हैं। दामोदर नदी, ओके, दामोदर नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये बंगाल में बहती है। ब्रह्मानी नदी, बैतरानी नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। जो हमारी स्वर्ण रेखा नदी है इसके किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है और ये वहां पर जो टाटा की फैक्ट्रीज हैं उनको पानी देने का काम करती है। और इसका नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं पुराने टाइम में इसकी रेत में से आपको गोल्ड मिलता था, तो स्वर्ण रेखा इसका नाम हुआ। दामोदर को सोर ऑफ बंगाल कहा जाता था। पहले इसमें बहुत बाढ़ आती थी पर इसके ऊपर फिर बांध बनाया गया, मल्टीपर्पस डैम। जो पेरियार नदी है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं हम। ये लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर इसी नदी में, आपकी पेरियार नदी में। लाइफ लाइन ऑफ केरला क्योंकि केरला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इद्दुकी डैम जो इस नदी के ऊपर है वो इद्दुकी डैम जो केरला में है वो पेरियार नदी पर ही बनाया गया है। इसके अलावा एक और नदी है पांबा जो कि केरल की नदी है। मांडोवी नदी जो है इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहा जाता है। ओके, दो नदियां हैं ये गोवा में। गोवा बहुत छोटा सा स्टेट है हमारा, मांडोवी जिसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं, और जुआरी नदी जो कि गोवा में है, ये पोर्ट सिटी ऑफ वास्को डी गामा लाइज एट द माउथ ऑफ द जुआरी रिवर। ओके, अगर आप जाते हैं कभी गोवा तो आप देखेंगे वहां पर उनकी अच्छी खासी सी लाइफ है। आप देखेंगे कि बहुत सारे शिप्स वगैरह हैं, या तो वो समुद्र में होंगे या फिर वो आपको जुआरी नदी में मिलेंगे। ठीक है, जुआरी गोवा बंदरगाह शहर वास्को डी गामा जुआरी नदी के मुहाने पर ही स्थित है। तो ये सब कुछ था हमारा दक्षिण भारत की नदियां, और उसके अलावा कुछ और नदियां जो हमने अभी कवर किया। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, नर्मदा, तापी, पेरियार वगैरह हुए। जो आपके वेस्ट फ्लोइंग है उसमें नर्मदा, तापी, पेरियार वगैरह हुए, और जो ईस्ट फ्लोइंग है बाकी सारी, इनके बीच में फर्क क्या है? नर्मदा एंड तापी आर द मेन वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। दीज रिवर्स ये जाकर आपकी वेस्ट फ्लोइंग जो है अरेबियन सी में गिरती हैं, जो ईस्ट फ्लोइंग है वो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये नदियां जो है ये एस्चुरीज बनाती हैं, ज्वालानदी मुख, और ये वाली जो है हमारी ये डेल्टास का निर्माण करती हैं क्योंकि इनको फैलने के लिए आपका काफी स्पेस मिलता है, तो बड़े बड़े डेल्टास का निर्माण करती हैं। These rivers are devoid of a developed tributary system। अब क्योंकि इनको इतना फैलने का ही स्पेस नहीं मिलता है तो इनका कोई बहुत डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम, सहायक नदियों का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज हैं। जबकि इस तरफ जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका एक अच्छा खासा बड़ा लार्ज डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम है। These rivers flow in channels. The river does not flow through a very deep canal। आगे इनकी तुलना करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की आपकी हिमालयन रिवर्स से। हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल इन नेचर है, सदाबहार हैं। ठीक है, सदा उनमें पानी रहेगा, कभी जाओ आप डुबकी लगा कर आओ। दीज रिवर्स आर सीजनल इन नेचर, केवल बारिश के मौसम में इनमें पानी रहता है। दे ड्राई अप इन समर्स एज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो हिमालय की नदियां हैं वो काफी ज्यादा इरोजन करती हैं और उनमें ग्रेट फ्लो ऑफ वाटर है। दीज रिवर्स क्रिएट मच लेस इरोजन एंड ऑल्सो हैव वीक फ्लो ऑफ वाटर। ये मियांडरिंग है,
मैंड्रिन का मतलब इस तरह से सर्पाकार में बहती हैं, जबकि ये जो नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ये स्ट्रेट बहती हैं. दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, इस तभी तो इनका नाम हिमालयन रिवर्स है. दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन स्मॉल हिल्स एंड प्लेटोज. दीज रिवर्स इरिगेट नॉर्दर्न प्लेन्स, और ये डेक्कन प्लेटो को इरिगेट करती हैं. हिमालयन रिवर का जो बेसिन है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज्यादा है, इरोजन ज्यादा करती है, सेडिमेंट ज्यादा लाला का डिपॉजिट करती हैं. जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है. ये जो आपकी हिमालयन रिवर्स हैं अच्छी खासी दूरी तय करती हैं, ये शॉर्टर डिस्टेंस तय करती हैं. हिमालयन रिवर्स गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र मेजर हिमालयन रिवर्स हैं. नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह जो है ये मेजर पेनिनसुलर रिवर्स हैं. इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. देखने के लिए धन्यवाद. बाय बाय.